गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। लड़कों की आवाज वैसे भी नहीं आ रही है, ठीक है। और जीते सिंह बने रहो तुम लोग। तो उस दिन कहा कि इतना धीमे बोल रहे हो, काहे भाई? तो कह रहा है कि मेरा गए हो। तो नहीं, अरिजीत सिंह है, ठीक है, धीरे धीरे गाते हैं। चलो, रोनी सूरत बना के नहीं। चलिए वापस आते हैं। देखिए, कल हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कर लिया था, हमने लिख भी लिया, सब कुछ हो गया, ठीक है। 4 प्रोसेसेस में हमने फर्टिलाइजेशन को डिवाइड किया, समझना। अब फर्टिलाइजेशन का नेट रिजल्ट क्या है आपके पास? फर्टिलाइजेशन का जो नेट प्रोडक्ट है या जो नेट रिजल्ट है वो है जाइगोट का बनना, ठीक है। तो आपके पास एक्चुअल में क्या बन चुके हैं? जाइगोट। अब देखिए, आप जब लोअर क्लासेस में होते हैं, समझिएगा, जब आप लोअर क्लासेस में होते हैं तो आपको डायरेक्ट बता दिया जाता है कि जाइगोट बन गया और अब ये जाइगोट जो है वो आगे जाकर के इंप्लांटेशन करेगा यूट्रस में, ठीक है। और यूट्रस में जाने के बाद ये यूट्रस के वॉल के साथ जुड़ेगा। हालांकि ये सब भी नहीं होता कि कौन सा वॉल कैसा वॉल, ये सब आप आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद जब ये जुड़ेगा तो क्या करेगा? ये आगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर जाएगा, ठीक है ना। 10 क्लास में आपने देखा होगा, आप रिप्रोडक्शन इन एनिमल में, ह्यूमन बीइंग के रिप्रोडक्शन में शायद आपको बताया गया होगा, थोड़ा बहुत याद करो। लेकिन आपको ये नहीं बताया गया कि जाइगोट एज सच जो है वो कभी भी इंप्लांटेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। जाइगोट कभी भी एज सच जो है वो इंप्लांटेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। उनमें कुछ चेंजेस आने की जरूरत है, ठीक है। उनमें कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। और उन चेंजेस के कारण जाइगोट से क्या बनेगा? उन चेंजेस के कारण जाइगोट से बनेगा ब्लास्टुला। क्या बनेगा? ब्लास्टुला। लेकिन ध्यान रहे, ब्लास्टुला टर्म हम लोग कैसे यूज करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, हमने लिख तो दिया बोर्ड पर, लेकिन ब्लास्टुला जो है ये केवल और केवल दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बनेंगे। ह्यूमन बीइंग में ब्लास्टुला का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो नियम से जितने भी मैमल्स हैं उन सब में क्या बनते हैं? ब्लास्टुला बनते हैं, बट हम में नहीं बनते। तो हम में क्या बनता है? तो हम में जाइगोट से जो डेवलपमेंट होती है वो क्या बनाता है? वो बनाता है ब्लास्टोसिस्ट। सो हम सब में क्या बनते हैं? ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं। ये भी सवाल आपसे पूछा गया है 1 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में कि जाइगोट आफ्टर डिवीजन और प्रिपरेशन फॉर इंप्लांटेशन फॉर्म्स, ठीक है। और पहला ऑप्शन होगा ब्लास्टुला, ठीक है। बाकी के ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आपके पास होंगे ब्लास्टोसिस्ट। तो फिर से कह रहे हैं, ह्यूमन बीइंग को छोड़ करके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की चर्चा हो, ठीक है, तो आप उसमें ब्लास्टुला टिक करेंगे। और अगर ह्यूमन बीइंग की चर्चा हो रही है फाइनली, तो उस कंडीशन में आप केवल और केवल किसको टिक करेंगे? ब्लास्टोसिस्ट को। इसमें किसी को डाउट है? ये तो सिंपल है। चलिए, अब यहां पर जो प्रोसेस हमने लिखा है, ये प्रोसेस होते कैसे हैं? जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट बनाने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को ही हम हेडिंग में लिखते हैं क्लीवेज। इस प्रोसेस को हम लोग क्या लिखते हैं? क्लीवेज लिखते हैं। और ये क्लीवेज कैसा प्रोसेस है? देखिए, क्लीवेज को एकदम 2 लाइन के डेफिनेशन में ध्यान में रखिए कि इट इज अ रैपिड माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, विच इज टेक्स प्लेस इनसाइड द जाइगोट टू अटेन नॉर्मल सेल साइज, ठीक है, स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली, ठीक है। आपके यहां कंडीशन क्या है कि आपके जो जाइगोट हैं उनमें स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही जाइगोट बनते हैं, ठीक है, उसके 30वें घंटे से शुरू हो जाती है डिवीजन की प्रक्रिया, ठीक है। और वो जो डिवीजन की प्रक्रिया है, उस डिवीजन के प्रक्रिया को आप किस फॉर्म में डिवीजन के तौर पर देखते हो? माइटोसिस के। देखिए, एक बार जाइगोट बन गया, अब आपके डेवलपमेंटल स्टेजेस में जो डिवीजन होगी वो केवल और केवल क्या होगी? माइटोसिस के। अब मियोसिस कहीं नहीं आने जा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि कहीं पर मियोसिस लगने वाला है। बस गैमेट बनने के दौरान ही मियोसिस होते हैं, उसके बाद भी और उसके पहले भी किसी भी प्रोसेस में मियोसिस का कोई टर्म यूज नहीं होता। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि आपका क्रोमोसोम नंबर ऑलरेडी 46 हो चुका है। तो जब क्रोमोसोम नंबर 46 हो गया है भाई, तो आगे का जो डेवलपमेंट होगा ये इसी 46 क्रोमोसोम के बेसिस पर होगा ना, क्योंकि हमको तो अपने आप को डिप्लॉइड ही मेंटेन करके चलना है। तो हमारे पास जो माइटोसिस होगी वो कैसी होगी? सॉरी, हमारे पास जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा? माइटोसिस का। तो हमने क्या कहा? क्लीवेज इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस इन द जाइगोट टू अटेन नॉर्मल सेल साइज, ठीक है, स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल कंडीशन।
दोनों कंडीशन को ध्यान में रख करके ये डिवीजन होते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब ये चीज फुलफिल हो गई कि उनकी स्ट्रक्चरल आइडेंटिटी भी मेंटेन हो गई है, नॉर्मल सेल साइज की तरह हो गए, और दूसरा कि ये इनकी फंक्शनल आइडेंटिटी भी सिमिलर हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि अब डिवीजन की प्रक्रिया स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अब जो प्रोसेस ऑफ डिवीजन है वो रुक जाएंगे और क्लीवेज वहीं पर समाप्त माना जाएगा। इसमें किसी को डाउट है? तो बस आपको इतना याद रखना है कि इट इज द माइटोटिक डिवीजन। कहां हो रहा है? जाइगोट में। ठीक है, क्यों हो रहा है? तो अपने नॉर्मल सेल साइज को अटेन करने के लिए। इसमें किसी को डाउट है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे पास क्लीवेज को लेकर के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। पहले इन फीचर्स को डील करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें बनते कैसे हैं। ठीक है ना? ये क्लीवेज जब प्रोसेस में जाएगा तो ब्लास्टोसिस्ट ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बन गया। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट बनने के लिए दो प्रोसेसेस आपको देखने हैं। एक को कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ मरूला और दूसरे को कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो दो चरणों में ये होते हैं, वो एक चरण में नहीं होता। ठीक है, और ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन देखिए जब तक ब्लास्टोसिस्ट बनेगा नहीं तब तक आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जा ही नहीं सकते। उसके पीछे का भी रीजन बताएंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक जर्म लेयर नहीं बनेंगे तब तक ऑर्गन नहीं बनेंगे, और जर्म लेयर के बनने की जो इनिशियल प्रक्रिया है, इनिशियल, वो यहीं से शुरू हो जाती है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ या रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स जिसको कहते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे। पहला हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लीवेज। सो क्लीवेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही है कि ये एक माइटोटिक डिवीजन है जो जाइगोट में इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके सेल साइज को ये नॉर्मल कर दे। ठीक है, सेल साइज की आइडेंटिटी को ये मैनेज कर दे। क्योंकि अभी जो जाइगोट में सेल मेरे पास बने हैं, जो जाइगोट में सेल बन करके सामने आए हैं, वो नॉर्मल ह्यूमन सेल साइज जैसे नहीं दिखाई दे रहे। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल ह्यूमन सेल साइज जैसे नहीं दिखाई दे रहे। तो ना तो उनकी स्ट्रक्चरल आइडेंटिटी कंफर्म हो पा रही है और ना ही उनकी फंक्शनल आइडेंटिटी को समझ में आ रही है। समझ में आ रहा है ना? तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल आइडेंटिटी को मेंटेन कराने के लिए ये क्लीवेज के प्रोसेस होते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है? पहली बात। चलिए दूसरा देखिए, इस डिवीजन में एक बड़ी अच्छी खासियत होती है, और वो खासियत ये है कि नॉर्मल सेल डिवीजन से ये थोड़ा डिफरेंट है। पूछे कैसे? इसलिए क्योंकि देखिए नॉर्मल सेल डिवीजन में क्या होता है, आप जो 11th क्लास पढ़े उनको पता होगा। नॉर्मल सेल डिवीजन के प्रोसेस को हम लोग डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, जिसको हम लोग एक्चुअल में सेल साइकिल कहते हैं। और सेल साइकिल में एक्चुअली दो पार्ट होते हैं। एक को कहा जाता है सेल ग्रोथ। क्या कहा जाता है? सेल ग्रोथ। और दूसरे को कहा जाता है क्या? सेल डिवीजन। सेल ग्रोथ को हम लोग इंटरफेस कहते हैं, नहीं, और सेल डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं? सेल डिवीजन को हम लोग साइटोकाइनेसिस ऑब्वियसली कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? साइटोकाइनेसिस। यानी जब भी सेल डिवीजन की प्रक्रिया होगी, पहले उनको क्या करना होगा? पहले उनके सेल को अपने मैक्सिमम साइज तक जाना होगा, यानी उनको मैच्योर होना होगा आफ्टर सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स। याद आ रहा है थोड़ा बहुत? और उसके बाद उनकी डिवीजन होगी। तो इंटरफेज में अलग अलग पार्ट्स थे। G1 फेज था, एस फेज था, G2 फेज था। देखिए ये जो कंडीशन है ये भी सेल डिवीजन की ही तो प्रक्रिया है, ये भी तो माइटोसिस ही है। लेकिन इस माइटोसिस में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है कि इंटरफेज में G1 G2 फेज का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, इंटरफेज में G1 G2 फेज का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पर केवल और केवल क्या बनते हैं? देयर इज अ कैरियोकाइनेसिस, देयर इज नो साइटोकाइनेसिस। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इनके कंडीशन में केवल और केवल क्या होंगे? डीएनए या क्रोमोसोम की संख्या डबल होगी, क्योंकि जब तक डबल नहीं होगी तब तक 46 मिलेगा कैसे आगे? तो इंटरफेस का एक पार्ट इसमें होगा, लेकिन बाकी के प्रोसेसेस नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक बड़ा सेल, ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा सेल, अब इनमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन अगर नहीं हो रहा है, मतलब साइटोप्लाज्मिक सिंथेसिस नहीं हो रही है या दूसरे मटेरियल सिंथेसाइज नहीं करेंगे, तो जो मटेरियल इनिशियली प्रेजेंट है वही आधे आधे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके परदादा ने 100 बीघा खेत खरीदा। ध्यान से समझिएगा इस बात को। आपके परदादा ने 100 बीघा का खेत खरीदा। अब 100 बीघा का खेत खरीदा और आपके दादाजी 2 भाई हैं,
तो कितना बटा? 50-50 बीघा बट गया, ठीक है। लेकिन आपके दादाजी ने उसमें से कोई भी नया खेत नहीं खरीदा। जब 50-50 बीघा उन दोनों भाइयों को मिला तो ना तो आपके दादाजी और ना तो उनके भाई ने, ठीक है, कोई और नया खेत खरीदा, तो जितना 50 था उतना ही रह जाएगा। अब आप दो भाई हैं, मतलब सॉरी आपके पिताजी भी दो भाई हैं, तो उस कंडीशन में क्या बटा? 25-25 बीघा बट गया। अब आपके पिताजी ने भी कुछ खेत में कुछ और नया वो नहीं किया कि उन्होंने भी ऐड किया हो, नया खेत खरीदा हो, तो वो 25-25 ही रह जाएगा दोनों भाइयों के बीच में। फिर आप दो भाई हैं, घटते जा रहा है ना, तो फिर क्या हो गया? 12.5 हो गया। फिर आगे के जनरेशन में फिर दो लोग हैं, मान लो दो ही दो, क्योंकि हम दो, हमारे दो का कॉन्सेप्ट हम लेके चलते हैं हमेशा, ठीक है। अब ये नहीं कि 10 को भाई थे दादाजी, ठीक है, तब क्या बटेगा। लेकिन जरा सोचिए कि अगर ये खेत ऐड नहीं होंगे और ये ऐसे ही ब्रेक होते जाएंगे, तो आप इसको कह सकते हैं ना कि इट इज द फ्रैक्शनेटिंग डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। फ्रैक्शन वैसे ही तो होते हैं, ठीक है, तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए और फाइनली क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू पर आ जाएगा, जब यहां से वो ब्रेक नहीं हो सकता। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब एक भाई एक टांग पर खड़ा है, दूसरा भाई दूसरे टांग पर खड़ा है और कह रहा है कि ये इतना मेरा खेत है, इतना तुम्हारा खेत है। यही तो बचेगा ना। जब खेत खत्म होते होते यहां तक पहुंचाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा उसके लिए। और नेक्स्ट जनरेशन में कहेगा खाली कि हमारे यहाँ खेत हुआ करता था, हम 100 बीघा के मालिक थे। कब? तो आज से 15 जनरेशन पहले, ठीक है, 15 जनरेशन पहले हम जमींदार थे, अब क्या हो? तो चौकीदार, ठीक है। तो भाई पहले पुराने जमाने में क्या थे, इससे क्या किसी को फर्क पड़ता है? अब क्या है, प्रेजेंट स्थिति आपकी क्या है? एग्जैक्टली यही कंडीशन यहां पर भी। आप समझिए, आपके पास एक सेल है, सेल में साइटोप्लाज्मिक मटेरियल की सिंथेसिस नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है ना? केवल सेल क्या कर रहे हैं? ब्रेक करते जा रहे हैं, यानी उनका डिवीजन होता जा रहा है। तो भाई साइटोप्लाज्मिक मटेरियल तो बराबर बराबर बटेगा सेल्स में, बराबर हर डाउटर सेल्स में बराबर बराबर आएंगे। तो वैसे करते 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 अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि सेल का साइटोप्लाज्म थिन होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे सेल में क्या हो जाएंगे, जितने भी सेल बनेंगे डाउटर सेल्स, सब में यूनिफॉर्म साइटोप्लाज्मिक कंडीशन आएगी, ठीक है। और दूसरा कि सेल की साइज तो बढ़ नहीं रही है, क्योंकि इंटरफेस तो हो ही नहीं रहे हैं, केवल कैरियोकाइनेसिस को चलाने भर इंटरफेस हो रहे हैं। तो कंडीशन क्या हो जाएगी? धीरे 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 सेल की साइज जो सबसे बड़ी थी वो घटते 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 क्या हो जाएगी? छोटी। तो जब ये छोटी सेल साइज में जाएंगे तो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आप नॉर्मल सेल साइज की तरह उसको देख सकते हैं। अभी तक सेल साइज जो था वो नॉर्मल नहीं था, वो एबनॉर्मल था। वो घटते 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 एकदम छोटा हो गया, उतना ही बराबर हो गया जितना आपका सेल होता है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शनेटिंग डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फ्रैक्शनेटिंग डिवीजन कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, अगर सेल की डिवीजन हो रही है, ठीक है, तो एक चीज और यहां पर आप ऐड कर लीजिए। हम तो फ्रैक्शनेटिंग डिवीजन आपको बता रहे थे। देयर इज अ कंडीशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, देयर इज अ कंडीशन ऑफ क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन, क्योंकि उसके बगैर तो काम चलेगा ही नहीं। भाई 46 क्रोमोसोम है, जब तक आप क्रोमोसोम को डबल नहीं करेंगे तब तक आप 46 तो नहीं बांट पाएंगे। और क्रोमोसोम को आप घटा नहीं सकते। अगर क्रोमोसोम को घटा दीजिएगा तो वो मियोसिस के फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है, और मियोसिस किसी हाल में होना नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान क्या रखना है कि देयर इज अ कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस, देयर इज अ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस, देयर इज अ रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस, ठीक है। यानी क्लीवेज के प्रोसेस में रेप्लिकेशन वाला पार्ट हमेशा पॉसिबली फुलफिल होता है, ठीक है, यानी कि ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रहा है। बट साइटोप्लाज्मिक कंडीशन में कोई बदलाव नहीं हुए हैं, तो साइटोप्लाज्म धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये इनका चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब देखिए, कोई भी अगर डिवीजन होगी, ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर डिवीजन होगी तो उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए फॉर द डिवीजन, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सीजन की कंजम्पशन जो है इट इज हायर, यहां पर हाई ऑक्सीजन कंजम्पशन होते हैं, ठीक है, बहुत तेज गति से ऑक्सीजन की कंजम्पशन यहां पर एक्सप्रेस हो रही है। तो ये आपका क्या हो गया? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। चलिए, इसके बाद और क्या हुआ? इसके बाद हमारे पास एक और कंडीशन है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर सीखना है। देखिए, ये जो डिवीजन होते हैं ना, ये एक चीज पर डिपेंडेंट हो या क्या? अच्छा, वो एक चीज पर डिपेंडेंट होता है और वो होता है अमाउंट ऑफ ड्यूट्रोप्लाज्म, ठीक है। किस चीज पर डिपेंडेंट होता है? अमाउंट ऑफ
ड्यूटरोप्लाज्म। ठीक है, ड्यूटरोप्लाज्म का मतलब होता है एग न्यूक्लियस विथ यॉक। ठीक है, यानी कि यॉक की कंटेंट भी जो है वो ये डिसाइड करती है कि कितने मात्रा में हमारे पास क्लीवेज के प्रोसेस कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो अच्छी बात यह है कि ह्यूमन के पास क्लीवेज की प्रोसेस बहुत लिमिटेड है। ठीक है, 32 सेल से ज्यादा आगे के स्टेजेस ऑफ डिवीजन नहीं होते। ध्यान दीजिएगा, 32 सेल्ड स्टेज के बाद हमारे पास डिवीजन की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास बहुत निश्चित अमाउंट में क्या है, यॉक प्रेजेंट है, या फिर आप यूं कह लीजिए कि यॉक जो है वो लगभग निग्लिजिबल है। तो जिनके पास जितना यॉक होगा उतना ज्यादा वो फ्रैक्सिनेट करेगा, उतना ही ज्यादा वो डिवीजन में जाएगा और क्लीवेज की प्रोसेस उतने ही लंबे समय तक चलेगी। ठीक है, लेकिन हमारे कंडीशंस में यानी ह्यूमन बीइंग के कंडीशन में अमाउंट ऑफ ड्यूटरोप्लाज्म बहुत क्या होते हैं, बहुत उसको क्या कहते हैं, कम होते हैं, या फिर आप कह लीजिए कि निग्लिजिबल होते हैं, बहुत लिमिटेड होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जो क्लीवेज की प्रोसेस है उनका भी एक बहुत लिमिटेड स्कोप है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? तो ये कंडीशंस भी आपको ध्यान में रखना है क्लीवेज को लेकर। तो इतनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है ये क्लीवेज जो है वो आपको देता है। समझ में आ रहा है? अब देखिए, जब आप क्लीवेज के प्रोसेस में इतनी बातें सीखते हैं तो आपको फिर यह भी पता होना चाहिए कि क्लीवेज किस तरीके से चलता है। हालांकि एक अच्छी बात आपके लिए है, एक गुड न्यूज है कि क्लीवेज के प्रोसेस जो है वो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लीवेज के प्रोसेस अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे गए। इसका कतई मतलब ये नहीं हो गया कि आप नाचने लगे, नहीं नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अच्छा, और एक अच्छी बात बता रहा हूं, ये तो पहला गुड न्यूज है। दूसरा ये कि सैटरडे को टेस्ट है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? गुड ही न्यूज तो है ये। टेस्ट दोगे तो बढ़िया लिखोगे, फिर तुम्हें कुरकुरे मिलेंगे। अच्छा, इस बार चिप्स मिलेंगे? नहीं, मिल गया, खाली 2 लड़कियों को नहीं मिला है, एक और 2, एक ये भी नहीं, 3 लोगों को नहीं मिला। तीनों एक साथ आ जाएंगे जिस दिन, उस दिन मिल जाएगा। तीनों एक साथ कहीं वही भी नहीं करेंगे, वो कभी नहीं आती है, कभी कभी वो भी आती है। ठीक है, चलिए मिल जाएगा। बाकी 5 लोगों को मिला, इसलिए धैर्य रखिए, मिल जाएगा। नियरे है, मतलब नजदीक है, बगल वाले दुकान पर मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए वापस आइए। देखिए, प्रोसेस ऑफ क्लीवेज के बाद चाहे आप इम्प्लांटेशन पढ़ लीजिए, ठीक है, चाहे आप गैस्ट्रुलेशन पढ़ लीजिए, ठीक है, चाहे आप आगे का कोई प्रोसेस पढ़ लीजिए प्लासेंटेशन को छोड़ करके। ठीक है, बाकी कोई भी सवाल जो है वो एग्जाम में एक कॉमन सवाल के तौर पर नहीं पूछा जाता है। लेकिन चूंकि प्रोसेस है तो आपको तो रो में पढ़ना ही है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अच्छा क्लीवेज फर्टिलाइजेशन तक ठीक है, क्लीवेज का कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाता है, पढ़ लेते फिर आगे नहीं पढ़ेंगे, फिर सीधे सर प्लासेंटेशन पढ़ा दीजिए। ये तो नहीं हो सकता। पढ़ना तो आपको पूरा पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे सवाल अब यहां से आपसे नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है ना? और बिहार बोर्ड में तो खास करके सीबीएसई वाले अगर कोई होंगे, कोई है क्या? 1 2 3 को है। हाँ, इनमें कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, इनमें कुछ पूछा जाता है तो उनकी बात नहीं करते। बाकी बिहार बोर्ड में तो सवाल नहीं है, एकदम ऐसे सवाल आते हैं हल्के हल्के से। ठीक है, फिर आप 70 में 70 ला सकते हैं। अच्छा, 80 हो गया है, 70 में 40 बनाना है, MCQ 40 बनाना है। अच्छा, वही तो। बट मुझे लगता है कि बोर्ड में तो अभी ऐसा कोई पैटर्न का वो नहीं आया, बोर्ड में नहीं आया अभी, वही तो, बोर्ड में भी नहीं आया। और मैं देख रहा था अभी पेपर, उसमें मुझे लगता है रिप्रोडक्शन के ही खाली सवाल भरे हुए थे। ठीक है, स्टार्ट किया था प्लांट से, फिर उसके बाद एनिमल में, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सब उसी के सवाल है। तो आप उसको रखे रहिए। अभी जैसे आप एनिमल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अब आप उसके सवाल बनाएंगे, वैसे ही सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो आप उसको बना करके देख लीजिए कि कितने बने, नहीं बने। जो नहीं बने पूछ लीजिए, वैसे कोई ऐसा सवाल नहीं जो नहीं बनेगा, आज मैं देख रहा था। फिर उसके बाद जब प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो पूरा प्लांट बना लो, जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ बनेंगे तो ये पूरा एक पैकेज है आपका वो 70 सवाल जो हैं वो पूरा बना जाएंगे टोटल। ठीक है, और उसमें देखिए कि कौन से सवाल आपसे नहीं बनते, एक को सवाल नहीं छूटेगा। और अगर गलती से कोई छूट गया तो आकर के पूछ लो, तो उतना सवाल तो आपके लिए कंप्लीट हो गए। तो ये सब आपको करना है खुद से। चलिए देखिए, क्लीवेज की प्रोसेस जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ध्यान से समझो। क्लीवेज की प्रोसेस को हमने क्या किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो हिस्सा है, ध्यान दीजिएगा, पहला जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मॉर्यूला, और दूसरे को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट।
ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, एक है फॉर्मेशन ऑफ मॉर्यूला और दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। फॉर्मेशन ऑफ मॉर्यूला बस ऐसे ही बता दे रहा हूं क्योंकि उतना तो टाइम नहीं है करने का अभी। फॉर्मेशन ऑफ मॉर्यूला का मतलब यह होता है कि एक सेल डिवाइड करते 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 कहां तक पहुंच जाएगा, देखिए 8 to 16 सेल्ड स्टेज तक। कहां तक जाएगा, 8 से 16 सेल तक। उसके बाद ये रुक जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डिवीजन होगी वो क्या होगी, वो बनाएंगे सबसे पहले ब्लास्टोमियर। क्या बनाएंगे, ब्लास्टोमियर। और इस ब्लास्टोमियर में क्या होते हैं, रीअरेंजमेंट होती है। ठीक है, सेल की रीअरेंजमेंट होती है जिसकी वजह से फाइनली क्या बनते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं। तो पहला जो सेल बनता है मोर्यूला के बाद वो कैसा होगा, 16 to 32 सेल्ड। कैसा होगा, 16 से 32 सेल का। देखिए अगर मोर्यूला 8 सेल पर रुक गया तो आपको 16 से 32 बनाना है, और अगर आपको मोर्यूला में 16 सेल मिल गए तो आपको एक ही डिवीजन करना है, 16 से डबल हो जाएंगे 32। ये बात समझ में आ रही है भाई। एक सेल कितने सेल बनाता है, 2। तो अगर आपके पास मान लीजिए 8 सेल है और ये 8 सेल ही मॉर्यूला बना रहा है, क्योंकि एक रेंज है 8 to 16 यानी 8 to 16। तो अगर मान लीजिए 8 सेल पर मॉर्यूला बन गया सपोज, समझ में आ रहा है, तो नेक्स्ट डिवीजन किसकी होगी, 8 से जब माइटोटिक डिवीजन करोगे तो क्या बनाएगा, 16, और 16 से फिर क्या बना देगा, 32। तो वहां पर आपको 2 स्टेप डिवीजन करना होगा ब्लास्टोमियर बनाने के लिए। लेकिन अगर मॉर्यूला के पास 16 सेल बन गए, मॉर्यूला के पास कितने सेल हैं, 16, तो अब आपको कितना डिवीजन करना है, एक ही ना। 16 से डबल क्या हो जाएंगे, 32, सिंपल। एंड 32 सेल्ड स्टेज इज द लास्ट स्टेज, उससे ज्यादा स्टेज नहीं होते अपने आप। ठीक है, और ये जो 32 सेल्ड स्टेज होते हैं इनको सबसे पहले हम लोग कहते हैं ब्लास्टोमियर, जो सेल्स बनते हैं। और ब्लास्टोमियर की जो रीअरेंजमेंट हम लोग करते हैं, मतलब जो होता है रीअरेंजमेंट, वो जो स्ट्रक्चर बनाता है दैट इज द ब्लास्टोसिस्ट। अब समझ में आ गया कैसे बना ब्लास्टोसिस्ट, देखेंगे कि कैसे होता है। एक बात और, अगर कोई आपसे पूछे कि प्रोसेस ऑफ क्लीवेज स्टार्ट्स इन, क्लीवेज की प्रोसेस की शुरुआत कहां से होती है, दैट इज द फैलोपियन ट्यूब। एक बार और बताए हैं, ठीक है, क्लीवेज के प्रोसेस की शुरुआत जो है वो फैलोपियन ट्यूब में होती है। जैसे ही जाइगोट कहां बनते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट बनेंगे, जाइगोट जो है वो लुढ़कना शुरू करेगा, आगे बढ़ना शुरू करेगा, और जैसे जैसे वो आगे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिवीजन भी करता जाएगा। ठीक है, और डिवीजन करते 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 यूट्रस में गिरने से पहले, ठीक है, वो पूरी तरह से 16 सेल्ड स्टेज बना करके रेडी कर दिया, दैट इज द मॉर्यूला स्टेज को उसने कंप्लीट कर लिया। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पूछेगा फिर से कि मॉर्यूला स्टेज टेक्स प्लेस इनसाइड विच पार्ट ऑफ द फीमेल जेनाइटल सिस्टम, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि इट इज फॉर्म्ड इनसाइड फैलोपियन ट्यूब। समझ में आ रहा है। और उसके बाद वो क्या करेगा, चला जाएगा यूट्रस के पास, और जैसे ही यूट्रस में जाएगा द 16 सेल्ड स्टेज मॉर्यूला इज कन्वर्टेड इनटू ब्लास्ट, पहले ब्लास्टूला, फिर उसके बाद उनके सेल्स के रीअरेंजमेंट, फिर उसके बाद वो क्या बनाएंगे, ब्लास्टोसिस्ट बनाएंगे। ये बात समझ में आ रही है सबको, बोलो हाँ, सबको समझ में आ रही। अब इस प्रोसेस में क्या क्या होता है, बड़ा मजेदार प्रोसेस है ये, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें सीखने की। इसी से आपको यह भी पता चलेगा कि प्लासेंटा कैसे बनते हैं। ठीक है, प्लासेंटा के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, इससे यह पता चलेगा कि एमनियोटिक फ्लूइड या एमनियोटिक मेम्ब्रेन, जब भी बच्चे का ग्रोथ होता है तो एक मेम्ब्रेन में होता है, देखा है कभी कभी फोटो में देखना। ठीक है, एक पतले से झिल्ली के अंदर होता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, एमनियन कहते हैं। ठीक है, और अंदर में क्या भरा हुआ होता है, फ्लूइड, जिसमें वो बच्चा तैरते रहता है, वो इम्ब्रियो जो है वो तैर रहा है। ठीक है, प्लासेंटा से बंधा हुआ है, तो वो जो फ्लूइड है वो क्या है, दैट इज द एमनियोटिक फ्लूइड। समझ में आ रहा है ना। तो वो सारे के सारे बनने की प्रक्रिया जो है वो यहीं से डिसाइड हो रही है। क्लियर है। दूसरा एक बात और, वो आपके दिमाग का सवाल होना चाहिए था बट हमने आपको बोल दिया। आप ये देखिए कि प्लासेंटा बनने में टाइम है, ठीक है, सेल्स बन करके रेडी हैं, इम्प्लांटेशन की सब तैयारी हो गई है, इम्प्लांटेशन के लिए सब कुछ हो चुका है, तो आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि आखिर इन सेल्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलेंगे। अभी तक तो न्यूट्रिशन का कोई अता पता है ही नहीं, बाद में आपको पता चल जाएगा कि प्लासेंटा मदर के साथ कनेक्टेड होते हैं एक ट्यूबुलर फॉर्म में, जो एक तरफ मदर से और एक तरफ एम्ब्रियो के साथ है, फीटस के साथ है, तो वहां से मदर से आपको सब कुछ मिल जा रहा है। लेकिन प्लासेंटा बनने से पहले की प्रक्रिया है ये, और प्लासेंटा बनने से पहले की प्रक्रिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि आपको यह सोचना पड़ेगा कि आखिर अब ये न्यूट्रिएंट कैसे बनेंगे, मिलेंगे, और बस यही न्यूट्रिएंट मिलने की प्रक्रिया से ब्लास्टोसिस्ट के बनने की प्रक्रिया तक आपको आना है। समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं।
तब तक के लिए